आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमने लास्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था और आज हम उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होप आप सभी लोगों ने सेल चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगा लिए होंगे, टेस्ट दिए होंगे और जो डाउट हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। Sexual reproduction in flowering plants। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी पादप के जीवन चक्र में 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है वेजिटेटिव ग्रोथ फेज। वेजिटेटिव ग्रोथ फेज अर्थात कायिक वृद्धि का दौर। दूसरा हमने देखा था रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जनन का दौर, जनन का समय। तीसरा हमने देखा था कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जिसे कहेंगे जनन पश्चात या जनन पश्च काल। ठीक, कल लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज समझी थी। अब पादपों में जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसे भी हमने 3 हिस्सों में बांटा था। पहला जो मुख्य हिस्सा बीच में हम लिखते हैं वो है निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन घटनाएं, इवेंट्स, यानी कि निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व घटनाएं। फिर निषेचन हुआ, निषेचन के बाद की घटनाएं होंगी निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पूर्व की घटनाओं में युग्मक जनन, परागण, ये 2 चीजें हमें पढ़नी होती हैं। युग्मक जनन और परागण पढ़ना होता है। निषेचन में युग्मनज का निर्माण, युग्मनज का निर्माण यानी जाइगोट का निर्माण, और निषेचन पश्च में बीजांड से बीज का निर्माण, बीज का युग्मनज के बाद आगे चल के बढ़ता है भ्रूण का निर्माण, वो भी इसी में हमें पढ़ना होता है। भ्रूण का निर्माण, बीजांड से बीज का निर्माण। फिर दूसरी बात हमें पढ़नी होती है अंडाशय से फल का निर्माण कैसे होता है।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इससे, फिर पढ़ेंगे ये और फिर पढ़ेंगे ये। तो चैप्टर को मुख्य तरह से 3 भागों में बांटा जा सकता है, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन के बाद की घटनाएं। अब निषेचन पूर्व घटनाएं जानने के पहले हमें पुष्प के बारे में पढ़ाया जाता है। 11वीं कक्षा में पुष्प के बारे में आपको बताया गया है, फिर भी हम यहाँ पर छोटा सा रिवीजन एक कर लेते हैं। पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, पुष्प में सबसे पहले हम नीचे एक देखते हैं, पुष्प के नीचे अगर हम एक डायग्राम देखें इस तरह से, तो ये हमें पुष्प का डंठल दिखाई देता है, डंठल यानी कि पेडाइसल। फिर ये हिस्सा फूला हुआ सा, ये कहलाता है पुष्प आधार यानी कि थैलेमस। फिर उसके बाद हमें दिखते हैं बाह्य दल, बाह्य पंखुड़ियां, बाहरी पंखुड़ियां, इनका समूह दिखाई देता है, बाह्य दल। बाह्य दल दिखाई देता है, ये अक्सर हरे रंग के होता है, हरे रंग की पत्ती समान संरचनाएं होती है। पत्ती समान संरचना होती है। तो भागों के बारे में हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे नीचे हमें क्या दिखाई देगा? डंठल। डंठल कहाँ से क्या किसको जोड़ रहा है? यहाँ नीचे पौधे की कोई शाखा है, उस शाखा से वृक्ष पुष्प जुड़ा हुआ है, तो शाखा से पुष्प को जोड़ने का काम किसने किया? डंठल ने। डंठल होगा जिसे हम क्या कहेंगे? थैलेमस। ठीक है। डंठल के बाद आता है, सॉरी डंठल के लिए तो डंठल को हम कहते हैं पेडाइसेल। डंठल के बाद आता है थैलेमस, जिसे कहा जाता है पुष्प आधार, पुष्प का आधार। फिर हम देखते हैं बाह्य दल पुंज, ग्रुप ऑफ, ये बाहर की, जैसे आपने बैंगन खाया होगा, टमाटर खाया होगा, तो बैंगन में ऊपर के हिस्से, जहां से बैंगन के ऊपर वाले हिस्से में हरी पत्तियों का एक समूह मिलता है, वैसे ही टमाटर में भी मिलता है। तो जिन फलों में भी इस तरह का समूह मिलता है वो ओरिजिनली उसके पुष्प का हिस्सा रहे थे। पुष्प से ही फल का निर्माण हुआ है। जहां पर पहले पुष्प लगते हैं उसी जगह पर बाद में आगे चल कर के फल को देख सकते हो आप। पौधे में जिन जगहों पर फूल लगते हैं उन्हीं जगहों पर बाद में फल का निर्माण हो जाता है। और फल के निर्माण के समय बहुत से भाग झड़ जाते हैं, अलग अलग प्रजातियों में देखने को मिलता है। किसी में पंखुड़ियां झड़ती है, किसी में बाहर की पंखुड़ियां झड़ती है, किसी में अंदर की पंखुड़ियां झड़ती है। तो यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाता है? जो बाह्य दल पुंज है, सेपल, पेटल, स्टेमेन, सेपल, पेटल, स्टेमेन, पिस्टिल, ये 4 मुख्य भाग होते हैं पुष्प के। सबसे, अगर आप किसी पुष्प को, जैसे अगर ये पुष्प है मेरे हाथ में और यदि मैं इस पुष्प को ऊपर से देखने की कोशिश करूं, ऊपर से, तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे बाहर से अंदर की तरफ 4 समकेंद्रित वृत्त दिखाई देंगे।
अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूं, सबसे बाहरी वृत्त किसका बना है, तो सबसे बाहरी वृत्त को कहा जाता है सेपल। सेपल या इसको सेपल पेटल की जगह हम लिखेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, तो सबसे बाहर जो पत्तियों का दल है उसे हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज को हम इंग्लिश में कहेंगे कैलिक्स। बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो अगर ये 5 पत्तियों से बना है, ये पूरा बाह्य दल पुंज यदि 5 पत्तियों से बना है तो हर एक पत्ती को क्या कहा जाएगा, तो हर एक पत्ती को हम कहते हैं सेपल या बाह्य दल। बाह्य दल का पुंज अर्थात बाह्य दल पुंज, और एक एक पत्ती को हम कहते हैं सेपल। इसके अंदर ठीक देखने पर हमें दिखाई देगा कि पुष्प की रंगीन पंखुड़ियां इस तरह से वृत्त में या फिर वृत्त के अंदर वृत्त में जमी हुई हैं। इन्हें क्या कहा जाएगा, कैलिक्स के अंदर आएगा कोरोला। कोरोला को हिंदी में हम क्या कहेंगे, पंखुड़ी दल, पंखुड़ियों का दल। और एक एक पंखुड़ी को क्या कहेंगे, तो पंखुड़ी, जाहिर सी बात है। तो कुछ पंखुड़ियों से मिला हुआ समूह या पंखुड़ी दल। पंखुड़ी दल, उसके अंदर हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा, पुष्प के और अंदर जाने पर हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर नर जननांग पाया जाएगा। इसके अंदर का घेरा किसका है, नर जननांग का घेरा। नर जननांग का घेरा या समूह। सबसे अंदर पुष्प के सबसे भीतरी भाग में स्त्री जननांग होंगे, स्त्री जननांग होंगे। ठीक है, सबसे अंदर पुष्प में क्या है, स्त्री जननांग। और अंदर से बाहर आप आएंगे तो क्या क्या मिलेगा, स्त्री जननांग सबसे केंद्र में, उसके बाहर पुरुष जननांग या नर जननांग, उसके बाहर पंखुड़ी दल, उसके बाहर बाह्य दल का पुंज। ये आपको मिलेंगे। अंदर से बाहर जाने पर सबसे बाहर बाह्य दल का पुंज, फिर पंखुड़ी दल, उसके अंदर आपको मिलेगा नर जननांगों का दल या समूह, आप जो भी कहना चाहें उसे एंड्रोशियम कहेंगे, और उसके अंदर स्त्री दल, स्त्री जननांगों का समूह। इस तरह से पुष्प की आधारित संरचना होती है। अच्छा, आप लोगों को बताया गया होगा कि जब 11th क्लास में जब बॉटनी का चैप्टर मॉर्फोलॉजी आकारिकी पढ़ाया गया था, आकारिकी पुष्पी पादपों का, तब वहां पे बताया गया था कि इसी तरह से हम बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम में हम इनको ही प्रतीक चिन्हों के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं अलग अलग वंशों के। ठीक है, तो ये हो गई पुष्प की बेसिक बातें। अब इसमें नोट डाउन करते चलेंगे सिंपल सिंपल चीजें। बाह्य दल पुंज किसका बना है, सेपल से, सेपल से निर्मित। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि कैलिक्स किसका बना है, कैलिक्स बना है सेपल्स का। ठीक है, फिर उसके अंदर पौधों में अक्सर रंगीन भाग पाए जाते हैं, रंगीन पत्तियां पाई जाती है जिन्हें पंखुड़ी कहते हैं हम। ठीक है, तो कोरोला किससे निर्मित है, एक एक पंखुड़ी को कहा जाता है पेटल्स, पेटल्स से निर्मित संरचना। तो कोरोला का, कोरोला किससे बना है, पेटल्स या पंखुड़ियों का बना है। फिर एंड्रोशियम,
एंड्रोशियम को हम कहते हैं पुमंग और गाइनोशियम को कहते हैं जायांग। इसे ही कहा जाता है स्टेमेन। पंखुड़ी दल, पंखुड़ी दल के बाद में बात आती है एंड्रोशियम, नर जननांग समूह या दल। एंड्रोशियम किससे बना है? एंड्रोशियम मिल के बना है स्टेमेन का। एक इकाई को स्टेमेन कहा जाता है। उसी तरह से गाइनोशियम यानी कि स्त्री जननांग, पादप का स्त्री पुष्प का स्त्री जननांग हो सकता है, ये समूह में भी हो और अकेला भी हो। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे कि गाइनोशियम किसका बना है? गाइनोशियम बना है कार्पेल। जिन पुष्पों में एक से ज्यादा कार्पेल पाए जाते हैं या स्त्री केसर पाए जाते हैं, स्त्री केसर, पुंग केसर, पुंग केसर, स्त्री केसर का समूह, यदि स्त्री केसर एक से अधिक पाए जाएंगे, एक से अधिक पाए जाएंगे, तो हम उसके लिए शब्द यूज करते हैं पुष्प योनि या पिस्टिल। तो गाइनोशियम किसका बना है? कार्पेल्स का बना है। हो सकता है एक कार्पेल हो या एक से अधिक कार्पेल हो। तो यदि एक से अधिक कार्पेल होंगे तो हम उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं पिस्टिल या पुष्प योनि। तो ये पुष्प की बेसिक संरचना है, जिसमें आपको देखने को क्या मिलता है? बाहर से अंदर तक पुष्प की संरचना में 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? बाह्य दल पुंज, पंखुड़ी दल, नर जननांगों का समूह, स्त्री जननांग हो सकता है अकेला या समूह में हो। ये बात समझने के बाद में हमें एक चीज और समझनी होती है कि पुष्प को कहा जाता है पुष्प एक संघनित तथा रूपांतरित प्ररोह है। संघनित तथा रूपांतरित प्ररोह है। अब इस बात को समझते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक प्लांट है और ये सॉइल है, मिट्टी है। मिट्टी के नीचे पौधे में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें जड़ तंत्र देखने को मिलेगा, रूट सिस्टम, मूल तंत्र। रूट सिस्टम यानी कि मूल तंत्र। इसमें जो भी चीजें होंगी वो इस सिस्टम का यानी कि मूल तंत्र का हिस्सा होंगी। चाहे यहाँ फल लगे, चाहे यहाँ बीज लगे या ना लगे, जो भी चीजें होंगी वो किसका हिस्सा कहलाएंगी? जमीन के अंदर का भाग जो पौधे का होता है उसे हम आमतौर पे रूट सिस्टम या मूल तंत्र कहते हैं। उसी तरह से जमीन के ऊपर हवा में या पानी में जो भी भाग पौधे का पाया जाता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र, या फिर तना तंत्र, शूट सिस्टम। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पत्तियां भी हो सकती है, पुष्प भी हो सकते हैं, फल भी लग सकते हैं, कांटे भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ, ये सारी संरचनाएं किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? शूट सिस्टम के अंतर्गत। अच्छा, ये बात जब समझ में आती है तो शूट सिस्टम का इस सेंटेंस का एक शब्द समझ में आ गया कि मॉडिफाइड शूट है। पुष्प के बारे में बात की जा रही है कि पुष्प एक संघनित तथा रूपांतरित प्ररोह है। तो प्ररोह क्या है? पहले हमने ये समझा।
फिर हम इसको समझते हैं इस तरह से, एक शूट सिस्टम है, यहाँ पर एक शाखा ब्रांच हो रही है, नोड है, इंटर नोड है, नोड है, इंटर नोड है। कई बार पौधे इस तरह की पत्तियां दिखाई देती हैं, यहाँ पे पत्तियां लगी है, यहाँ पर लगी है, इस प्रकार से उसमें पत्तियां लगी है, कई बार इस प्रकार से लगती हैं। ये फिलोटैक्सी आपको याद आएगा। इस तरह से बराबर दूरी पर पत्तियां दिखाई देती हैं। तो इन पौधों में जिस बिंदु से पत्तियां, नई पत्तियां बनती है, उस बिंदु को हम कहते हैं नोड। इसे कहते हैं नोड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 नोड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 1 पहला ये बना होगा, बाद में ये बना होगा, सबसे बाद में ये बना होगा। नोड 1 2 3 नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है। अब यदि मैं कहूं कि नोड हैं, 2 नोड, इनके बीच का ये स्पेस क्या है, इंटर नोड कहा जाएगा। इंटर नोड कहा जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? नोड और इंटर नोड के बीच का फर्क क्लियर है? तो नोड तथा इंटर नोड। अब यदि किसी प्रकार से पौधे में कुछ ऐसा हो जिससे कि यह इंटर नोड इतना लंबा जो है, इसकी लंबाई सिकुड़ जाए, इस इंटर नोड की लंबाई छोटी हो जाए, छोटी रह जाए, सिकुड़ जाए, ये इंटर नोड के बीच का स्पेस इतना ना हो करके इससे कम हो जाए, घट जाए, तो क्या होगा? तो दोनों ये जो नोड हैं, ये दोनों हमें पास पास दिखाई देंगे। क्या होगा? तो ये दोनों नोड हमें पास पास दिखाई देंगे। इंटर नोड इसके बीच में से हट गया, मतलब कि ये जो तना था वो कैसा हो गया? संघनित हो गया। संघनित तना, संघनित हो गया तना। क्यों? क्योंकि उसके बीच में से इंटर नोड अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, दोनों नोड एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। क्या ऐसा संभव है? तो इसका जवाब है हाँ। पुष्प बनाने के समय पादप में यही संरचना देखने को मिलती है, जहां पे इंटरनोड छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि दोनों नोड एक दूसरे के पास में दिखाई देते हैं। तो ठीक है, इसको हम आगे और समझते हैं। सपोज यहाँ पर ये नोड नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। यहाँ पर इस तरीके से 4 नोड हैं। चारों के बीच का इंटरनोड अगर कम हो जाए, उसकी लंबाई कम हो जाए, तो हमें पादप किस प्रकार का दिखाई देना चाहिए? पादप का अक्ष हो जाएगा छोटा। छोटे अक्ष पे हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि ये नोड क्रमांक 1, नोड क्रमांक 2, नोड क्रमांक 3 और नोड क्रमांक 4। ठीक, इसी तरीके से हमें सारे के सारे नोड दिखाई देंगे। क्या आपको ये समझ में आया किस तरह से हमने नोड्स को एक दूसरे के पास रख दिया है? तो ये जो तना है, ये तने का ये वाला हिस्सा जो है, इसे क्या कहा जाएगा कि इसमें क्या हुआ? तो इसको कहा जाएगा कि ये कंडेंस हो गया या संघनित हो गया। तो ये दूसरा शब्द समझते हैं हम, संघनित। संघनन की वजह से नोड पास में आए, इंटर नोड लगभग गायब से हो गए, नोड चिपक गए। और दूसरी चीज क्या होगी? ये बनाएगा नोड नंबर, सबसे बाहर का नोड है, बनेगा ये नोड नंबर 1, ये बनाएगा बाह्य दल पुंज। फिर उसके बाद दूसरा नोड अलग प्रकार की आकृति बना रहा है, वो बना लेगा पंखुड़ी का दल। तीसरा नोड रूपांतरित होकर के नर जननांग का निर्माण करेगा। चौथा नोड रूपांतरित होकर के स्त्री जननांग का निर्माण करेगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे चारों जो नोड हैं, वहां पर लगने वाले पंखुड़ियों का या पत्तियों की संरचना में बदलाव हुआ है, रूपांतरण हुआ है, और चारों नोड एक दूसरे से अलग प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। और इन चारों नोड को एक साथ रखा जाए तो उसे पुष्प कहा गया है। क्या कहा गया है? पुष्प। ठीक है, तो इसलिए पुष्प के लिए बात लिखी जाती है कि पुष्प एक संघनित
तथा रूपांतरित प्ररोह है। ये बात आपके समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। पुष्प में बाह्य दल की बात हो गई। अंदर की बात हमने इतनी कर ली कि चारों के चारों जो नोड हैं वो आपस में एक दूसरे के पास में आ गए हैं, कंप्रेस हो गया है शूट, इस वजह से हमें पुष्प दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपने कभी आसपास अपने आसपास किसी पौधे में फूल लगते देखा होगा। फूल लगने के पहले जिस स्थान पर पुष्प होता है उस स्थान पर पाई जाती है कली। सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? पुष्प। पुष्प जहां पे दिखा वहां पर पहले क्या रहा होगा? वहां पर हो सकता है कि आपको कली दिखाई दे, कली या ढेर सारी कलिकाएं। कलिकाएं अगर एक साथ 4-5 फूल भी आते हैं, जैसे आंकड़े का फूल देखा होगा आपने, भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है, धतूरे का फूल देखा होगा, और उसके अलावा और भी पुष्प होते हैं, जैसे धनिया देखा होगा, धनिया में बहुत सारे फूल लगे होते हैं कई बार। ठीक है, तो पुष्प के स्थान पर पुष्प के पहले क्या था? तो वहां पर कलियां थी। हो सकता है कलियां समूह में हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा? कलिकाएं। कलिकाएं, ठीक है। कलिकाओं के बाद में पुष्प। पुष्प अभी जिस स्थान पे दिख रहा है वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? पहले क्या दिखा होगा? तो कलिकाएं। कलिकाओं को हम क्या कहते हैं कि वो किससे बनी होंगी? कलिकाएं जो बनती हैं वो बनती हैं पुष्प क्रम से। पुष्प पुष्प क्रम, पुष्प क्रम की रचना हो जाती है। उससे कलिकाएं बनती हैं। फिर पुष्प दिखाई देंगे। दिखाई देंगे। अच्छा, मतलब प्लांट में कुछ चल रहा है, पहले से चल रहा है। क्या चल रहा है? सबसे लास्ट स्टेज में तो हमें दिख रहा है कि पुष्प है। पुष्प के आगे भी है, ऐसा नहीं है, उसके आगे फल लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? पौधे के जननांग के बारे में। पौधे का जननांग क्या है? पुष्प है। पुष्प ही लैंगिक जनन का स्थल है। किसमें? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का स्थल क्या है? पुष्प है। पुष्प क्या है? तो पुष्प एक संघनित तथा रूपांतरित प्ररोह है। अब हम बात कर रहे हैं कि पुष्प के पहले क्या था। तो जिस स्थान पर, जैसे नॉर्मल एक पेड़ है, पौधा है, एक पौधे में आपको यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड है कि क्या बनेगा? तो आपको पता है कि यहाँ पत्ती बन सकती है, यहाँ भी पत्ती बन सकती, हो सकता है यहाँ फूल बन जाए। ठीक है, पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना कि भाई क्या बनाना है। पौधे को पता होना चाहिए ना पहले से कि मुझे यहाँ पत्ती बनानी है या मुझे यहाँ फूल बनाना है। तो पौधा ये निर्णय बहुत पहले ले चुका होता है कि उसे क्या बनाना है। तो पुष्प के दिखने के पहले, बहुत पहले पौधा ये निर्णय ले चुका होता है कि उस जगह पर पुष्प बनना है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि पुष्प किसी जगह पर बनता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, छोटे से उल्टा चलेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या दिखा? पुष्प दिखा। पुष्प की जगह पहले क्या दिखा होगा? कलिकाएं निर्मित होती हैं, कलियां दिखती है। उसके पहले क्या था? तो बोले उसके पहले साहब ये था, पुष्प क्रम की रचना होगी। पुष्प क्रम की रचना के पहले क्या था? उसके पहले भी कुछ था, तो हाँ, उसके पहले बनेगा पुष्पीय आद्यक। पुष्पीय आद्यक।
पुष्पीय आद्यक का निर्माण होगा। आद्यक किसे कहा जाता है? आद्यक मतलब आदि। आदि जैसे आपने शिव जी के लिए एक नाम सुना होगा, आदि योगी। उन्हें आदि योगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि योगियों में सबसे प्रथम वही थे, ऐसा माना जाता है, इसलिए उन्हें आदि योगी कहा जाता है। हिंदी में इस प्रकार से अगर किसी भी शब्द के पहले आदि लगा हो, मतलब वो सबसे पहले की बात हो रही है। तो पुष्पीय आद्यक, आद्यक उसका रूपांतरित शब्द, उस शब्द का रूपांतरण है, इसलिए हमें इसे कहते हैं पुष्पीय अर्थात फ्लोरल, आद्यक अर्थात प्राइमोडियम। वह उतक जो आगे चलकर पुष्प क्रम की रचना करेगा। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे पुष्पीय आद्यक की। वह उतक जिससे पुष्प क्रम, कलिका और अंततः पुष्प का निर्माण होगा। अंततः पुष्प का निर्माण होता है। ये हो गया पुष्पीय आद्यक। चलो भाई, अब पुष्पीय आद्यक तो बना, लेकिन अगर आप उतक के स्तर पे विचार कर रहे हैं, हमें ऊपर से जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ से दिखना शुरू होगा। पुष्प क्रम की रचना हो रही है, कलिकाएं बनेंगी, पुष्प दिखेंगे, ये हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। पर आंखों से जो नहीं देख सकते हैं वो क्या है? तो पुष्पीय आद्यक का निर्माण कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो उसके पीछे जवाब है, हमारी बॉडी में भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या किसी भी स्तनधारी के शरीर में, मैमल्स में एक एज होती है जिसमें बॉडी की ग्रोथ होती है। बॉडी की ग्रोथ सफिशिएंट हो जाने के बाद में प्यूबर्टी एक समय आता है। प्यूबर्टी के समय हार्मोन्स का श्रावण बदल जाता है। हार्मोन्स के श्रावण की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जैसे मूछों का आना इत्यादि। तो इसी तरह से पादपों में भी ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन होते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं। हार्मोनल बदलाव की वजह से उनकी संरचनाओं में चेंज आता है। क्या चेंज आता है? तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? तो शुरुआत होगी बहुत से हार्मोनल बदलाव होंगे। बहुत से हार्मोनल बदलाव होंगे। हार्मोनल बदलावों की वजह से ऊतकों में संरचनात्मक परिवर्तन होंगे। संरचनात्मक परिवर्तनों की वजह से बहुत से संरचनात्मक परिवर्तन होंगे। जिसके बाद हमें क्या दिखाई देगा? पुष्पीय आद्यक का निर्माण, फिर होगी पुष्प क्रम की रचना, फिर दिखाई देंगी कलिकाएं और फिर दिखाई देंगे पुष्प। पुष्प दिखने लग गए तो क्या ये प्रक्रिया रुक गई है? नहीं, अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है, जारी है। क्या जारी है? तो पुष्प के दिखने के बाद क्या होगा? पुमंग तथा जायांग में विभेदन होकर पुमंग तथा जायांग का निर्माण।
का विकास। पुमंग तथा जायांग का विकास होगा। तो ये क्रम चलता है और इसी क्रम में पुष्पों की रचना होती है। एनसीईआरटी में आपके चैप्टर में ये हेडिंग डली है, पुष्प कैसे बनता है, पुष्प के बनने की प्रक्रिया क्या है। तो बहुत से हार्मोनल बदलाव होते हैं जिनकी वजह से ऊतकों में विभेदन होना शुरू होता है। विभेदन के पश्चात संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। उसके बाद पुष्पीय आद्यक का निर्माण होता है, फिर पुष्पक्रम की रचना होती है जिससे कलिकाएं निर्मित होती है, फिर पुष्प दिखता है, फिर उसमें और विभेदन के होकर के पुमंग और जायांग का विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि पुष्प का विकास कैसे हुआ। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। अच्छा, पुष्पीय पादपों में पुष्प लैंगिक जनन स्थल है, लैंगिक जनन स्थल है या होता है, स्थल होता है, ये बात पढ़ ली हमने। रूपांतरित प्ररोह होता है, ये बात पढ़ ली हमने। और पुष्प की रचना कैसे होती है, ये बात देख ली हमने। उसके बाद आप क्या कहेंगे कि पुष्प के बारे में हमें और क्या जानना चाहिए। तो हाँ, सबसे बाहर कैलिक्स, उसके अंदर पाया जाने वाला दल समूह कोरोला, ये दोनों युग्मक निर्माण नहीं करते। ये दोनों क्या नहीं करते, युग्मक निर्माण नहीं करते। ठीक है, तो क्या ये प्राथमिक सेक्स ऑर्गन समझे जाएंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन समझे जाएंगे? नहीं, इन्हें क्या समझा जाएगा, सहायक अंग। क्यों सहायक अंग, यानी कि एक्सेसरी ऑर्गन। क्यों ऐसा समझा जाएगा? क्योंकि ये युग्मक निर्माण नहीं करेंगे। अच्छा, तो युग्मक निर्माण करने वालों को क्या कहा जाएगा? तो एंड्रोशियम, यानी कि पुमंग तथा जायांग, पुमंग तथा जायांग सीधे तौर पर युग्मक निर्माण में युग्मकों का निर्माण करेंगे, युग्मकों का निर्माण कौन करेंगे? पुमंग जायांग। क्या इसमें बाह्य दल पुंज और पंखुड़ी दल का योगदान है युग्मक निर्माण में? नहीं है। इनका योगदान परागकण में हो सकता है, पुष्प को जिंदा रखने में हो सकता है, पुष्प की सुरक्षा में हो सकता है, परागण में हो सकता है, परंतु सीधे तौर पे युग्मक निर्माण ये दोनों नहीं करेंगे, कैलिक्स कोरोला नहीं करेंगे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सहायक अंग। और चूंकि ये दोनों पुमंग तथा जायांग सीधे तौर पर युग्मकों का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्राथमिक अंग या फिर प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जब हम यहाँ पर देख रहे थे कैलिक्स तथा कोरोला, तो ये क्या हैं? ये सीधे तौर पे युग्मक जनन में भाग नहीं लेंगे। एंड्रोशियम क्या है? नर जननांग समूह या नर जननांग। इसे हम इस सिंबल से, मेल के सिंबल से दिखा सकते हैं। गाइनोशियम क्या है? मादा जननांग। इसे हम इस सिंबल से दिखा सकते हैं। जब भी हम सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है गैमेट का निर्माण, युग्मकों का निर्माण, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, युग्मक जनन। अब युग्मक जनन के हिसाब से हम बात करें तो दो प्रकार के युग्मक एक पौधे में बनते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। नर युग्मक कहाँ बनेगा वो हमें पढ़ना है, वो संरचना कैसी होती है वो पढ़ना है।
मादा युग्मक कहाँ बनेगा, वो संरचना कैसी है, ये हमें पढ़ना होता है। तो अब हम बात करेंगे कि नर युग्मक कहाँ बनेंगे। नर युग्मक बनेंगे नर जननांग में। नर जननांग कौन सा है, तो नर जननांग को हम कहते हैं पुमंग। नर युग्मक कहाँ बनेंगे, पुमंग में, ठीक है, पुमंग में। और फिर मादा युग्मक कहाँ बनेंगे, मादा युग्मक बनेगी जायांग में, यानी कि स्त्री जननांग। नर मादा युग्मक बनेंगे स्त्री जननांग, अर्थात जायांग में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुमंग के बारे में। हमारा अगला टॉपिक एक एक करके हम पढ़ेंगे, पुमंग में नर युग्मक कैसे बनेंगे। तो पुमंग के अंदर बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी, जिसके अंदर बनते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु आगे चल करके युग्मक बनाते हैं। तो इसको हम पूरे एक सीक्वेंस में फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या होने वाला है, पुमंग के बारे में पढ़ेंगे। पुमंग को बनाते क्या हैं, पुंकेसर। पुंकेसर से पुमंग का निर्माण होता है। पुंकेसर, पुंकेसर में होते हैं पराग कोश। पराग कोश, पराग कोश में होते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुधानी में बनते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु, लघु बीजाणु अर्थात सूक्ष्म बीजाणु, इन्हें सूक्ष्म बीजाणु भी कहा जाता है। सूक्ष्म बीजाणु या पराग कण या पराग कोशिका, ठीक है। बीजाणुधानी में सॉरी कुछ छूट गया यहाँ पे, बीजाणुधानी में होगा, एक्चुअली इसे लघु बीजाणुधानी कहना ठीक रहेगा। लघु, लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी में होते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। मात्र कोशिकाएं, ये होती हैं द्विगुणित। इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस। मियोसिस से बनेंगे, हमें मिलेंगे लघु बीजाणु। लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर या फिर पराग कण, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। और आगे चल के इससे बनेंगे नर युग्मक। तो ये पूरी प्रक्रिया में, यहां तक की प्रक्रिया, उमंग से स्टार्ट होते हुए मियोसिस तक की प्रक्रिया, ये हम पढ़ते हैं लघु बीजाणु की संरचना तक। फिर लघु बीजाणु के बाद हम पढ़ते हैं लघु बीजाणु या प्रोपोलन, लघु बीजाणु से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, उसके डेवलपमेंट को। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मादा युग्मक के बारे में, स्त्री जननांग। इसी सीक्वेंस में यदि हम चलें तो सबके नाम पहले तो आप याद रखना है। यहाँ पर इस चैप्टर में नाम याद रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है,
तो मैं यहाँ पर ये सीक्वेंस इसीलिए बता रहा हूँ कि पहले आप नाम को याद कर लें। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं। किसी भी पुष्प में नर जननांग को हम क्या कहेंगे? पुमंग। पुमंग किनसे बना होगा? तो वो बना होगा स्टेमेन से। स्टेमेन में क्या मिलेगा? स्टेमेन में हमें एंथर मिलेगा। एंथर यानी कि पराग कोश मिलेगा। पराग कोश के अंदर हमें मिलेगी लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या मिलेगा? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलेगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, जिससे हमें मिलेंगे माइक्रोस्पोर। तो यहाँ तक की सभी संरचनाएं द्विगुणित थी, सभी कोशिकाएं द्विगुणित थी, परंतु जैसे ही यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इसके बाद की सभी संरचनाएं अगुणित होने लग जाती हैं। इसके बाद की सभी संरचनाएं अगुणित हो गई। तो हमें ये स्टेप सीक्वेंस में पढ़ना है। तो कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। पहले हम ये वाला प्रोसेस पूरा पढ़ेंगे। कौन सा प्रोसेस है? इसमें हम पढ़ेंगे पराग पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा लघु बीजाणु का जनन, मतलब ये मियोसिस तक का हिस्सा। ओके।